दोस्तों वेलकम बैक टू द मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। आप सभी को याद होगा फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट करा था। अराउंड 100 एमसीक्यूज जो है वो भी सॉल्व करे थे और इस चैप्टर के बाद मैं लेकर आया हूं आज इस लेक्चर के अंदर आपके लिए वेव मोशन। और वेव मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद आपको वेव मोशन पे इसलिए भी लेकर आया हूं क्योंकि कल हाल ही में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था और वहां से 2 सवाल वेव मोशन से देखने को मिले और मैं एक्साइट हुआ कि मुझे लगा आज आपको वेव के बारे में क्यों ना बता दिया जाए। दोस्तों यूनिट्स एंड डायमेंशंस वो जितनी भी वीडियोस इस पे अपलोड हुई है मैं ये उम्मीद करता हूं वो वीडियोस देखने के बाद आप इस वीडियो पर आए होंगे और यकीन मानिए कोई भी जेके एसएसबी का एग्जाम, कोई भी एसएससी का एग्जाम जहां यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से कोई सवाल आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो वो उन वीडियोस में से जरूर होगा। दोस्तों आज इस लेक्चर में वेव मोशन में हम ये सब सीखेंगे कि वेव होती क्या है, वेव की प्रॉपर्टीज क्या है और वेव की डिफरेंट टाइप्स यानी मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे मैकेनिकल के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो बहुत बार नाम सुना आपने, उनका रियल मतलब क्या है, उनकी एग्जांपल्स कौन सी है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आएंगे। हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो क्रेस्ट ट्रफ फॉर्म होती है, क्रिएट होती है, उनका मीनिंग क्या है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर अगर हम बात करें तो कंप्रेशन रेट्रैक्शन जो फॉर्म होती है उनका मीनिंग क्या है। तो ये सब हमने कुल मिला के इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है और यकीन मानिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में वो इस लेक्चर में से एक ना एक तो जरूर होगा। साथ इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर आपको और मिलेगा यूट्यूब के ऊपर ही और वो भी वेव मोशन का होगा जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको हम पढ़ाएंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट और जो कॉन्सेप्ट्स रहे होंगे एप्टीट्यूड फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब मैं उस लेक्चर में कवर करूंगा। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मंजिल भारत। आप लीजिए स्क्रीनशॉट देन वी विल स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों वेव ये शब्द आपने सबसे पहली बार क्लास 9th या 10th में जरूर सुना होगा और उस समय पे एक बच्चे की एक कैपेबिलिटी रहती है कि बजाय इसकी कि वो पूरे कॉन्सेप्ट को सीखे, क्योंकि उस समय पे टीचर्स बहुत बार देखने को मिला है कि डीप कॉन्सेप्ट से पढ़ाने से ऊपर वो क्रैम करने को बोलते थे। बच्चे क्रैम करते थे, एग्जाम में पूरा सॉल्व भी करके आते थे, लिख के भी आते थे, बट नंबर भी मिलेंगे बट रियल कॉन्सेप्ट नहीं रहता था। तो ये जो वेव शब्द आपने 9th या 10th में सुना उसका अगर आपको मीनिंग पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। और जिनको नहीं भी पता फॉर अ बिगिनर आइए शुरुआत करते हैं। वेव एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है जो किसी भी एक मीडियम में ट्रैवल करती है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं डेफिनेशन आप किसी भी किताब में देखोगे वेव की, वहां ये जरूर लिखा होगा कि जो डिस्टर्बेंस है वो एक मीडियम से ट्रैवल करती है, बट मैं ये बोलूंगा कि ये डेफिनेशन जो है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। बुक्स में भी ये डेफिनेशन दी गई होगी गड़बड़ी है। रीजन क्या? क्योंकि बोला गया है कि वेव्स जो डिस्टर्बेंस होती है ये मीडियम से ट्रैवल करती है, बट मैं बोल रहा हूं बहुत वेव्स ऐसी भी होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मीनिंग हो गया चलना। दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। तो फिर क्यों हम बोल रहे हैं मीडियम की जरूरत है? तो ये डेफिनेशन में ये जो मीडियम वर्ड है इससे मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूं, बट चलिए अब उन्होंने दे दिया। बट मैं आपको बता ये रहा हूं मीडियम की जरूरत हो भी सकती है और मीडियम की जरूरत ना भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगेन वापस आते हैं, जब डिस्टर्बेंस, वेव क्या है? काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि ट्रैवल करती है एक मीडियम से। बट क्यों? क्योंकि इस मीडियम के जो भी पार्टिकल्स हैं जो पहले शांत बैठे हुए थे अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, वो पार्टिकल्स किसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं अपनी मीन पोजीशन से और फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली बार बार वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशंस 2 तरह की हो सकती है, एक तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भी हो सकती है, दूसरी ये वाली वाइब्रेशंस यानी कि पैरेलल वाइब्रेशंस भी हो सकती है। अब परपेंडिकुलर किसके? वेव के। पैरेलल किसके? वेव के। यानी जब परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स तो वेव जो है वो बाहर की ओर जा रही है, और जब पैरेलल मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स तब भी वेव इसी तरह से जा रही है। पैरेलल में 0 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल। यहीं से 2 नाम निकल कर आते हैं जो कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल है। बट फिलहाल के लिए वेव्स के बारे में आपको जानकारी मिली, वो क्या है? अगेन बता रहा हूं कि मीडियम हो भी सकता है, मीडियम नहीं भी हो सकता। काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको जब कोई बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, हिला देता है, जैसे पानी में पत्थर मारना, हवा, एयर में कुछ बोलना, साउंड, उसकी बात कर रहा हूं। तो वो पार्टिकल्स रेपिटेडली फ्रीक्वेंटली बार बार अपनी मीन पोजीशन से हटते हैं और आसपास वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। यही डिस्टर्बेंस जो है इसी का नाम है वेव। दोस्तों
अगर शॉर्ट में आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम। जस्ट इंपॉर्टेंट नोट। दूसरा एक और, म्यूचुअल डिस्टर्बेंस। म्यूचुअल क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो पार्टिकल ही घूमेंगे अपनी मीन पोजीशन से, नहीं, जो उनके साथ आमने सामने पार्टिकल्स बैठे हैं, यानी कि उनके जो पैरेलल में या उनके एडजेसेंट पार्टिकल्स बैठे हैं, उनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा। और ये डिस्टर्बेंस आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है, तभी एक टाइम पे वेव जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। ये बहुत जरूरी नोट है दोस्तों, ये लिख के रखिएगा आप। मैंने बहुत वक्त लगाया ये सब लिखने में, और उम्मीद मैं आपसे यही करता हूं कि इसके नोट्स प्रॉपर आप अच्छे से बनाएंगे, ताकि एक बार दोबारा से आप देखें इसे, पूरा चैप्टर जो है वो याद आ जाए। वेव में एनर्जी और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, यानी उनका प्रोपगेशन होता है। वेव जब चलती है तो एनर्जी जो है वो भी आगे जाती है, और हम बोल सकते हैं दूसरी बात, इंफॉर्मेशन भी आगे जाती है। इंफॉर्मेशन कैसे? मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे सामने कोई इंसान बैठा है, वो मेरी बात को सुन पा रहा है, क्योंकि मैंने जब कुछ बोला तो हुआ क्या, जो एयर पार्टिकल्स हैं जो मेरे बिल्कुल माउथ के आगे है, वो वाइब्रेट हुआ अपनी मीन पोजीशन पे। उसने आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारा, वो वाइब्रेट हुआ मीन पोजीशन पे। ऐसे चलती ही गई, उसके कान तक जो पार्टिकल थे वहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई। यानी एनर्जी और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, बट एक बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, मास या मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। यह बात याद रखिए। क्या मैं खुद उठ के उस इंसान तक पहुंच गया? नहीं, मेरा मास नहीं गया, मेरा मैटर नहीं गया। तो याद रखना, आपको एनर्जी की प्रोपगेशन या ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है ट्रांसफर, बट वेव के दौरान ये जो डिस्टर्बेंस होती है, मास या मैटर, ये ट्रांसफर नहीं होता। दैट्स व्हाई मैंने यहां क्रॉस रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि वेव्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई। बट किस तरह की वेव्स? को एग्जांपल दीजिए सर। पानी में पत्थर मारना, पानी को डिस्टर्ब करना, उस वजह से भी पानी के अंदर वेव्स जो है वो चलती है। दूसरा, आप एक रस्सी को लेके, अगर रस्सी बंधी हुई है किसी दीवार के साथ, रस्सी को लेके इस तरह से हिलाते हैं, जो कि जिम में भी एक रोप होती है, तो वहां पर भी जब रस्सी को आप हिला रहे हो, वो पूरा जो जर्क है वो लास्ट तक दीवार तक पहुंचेगा। ये भी वेव है। उसके अलावा ये मैंने रोप की जो अभी एग्जांपल आपको समझाई सामने, वाटर की जो एग्जांपल मैंने समझाई सामने, जो मैंने साउंड वेव की एग्जांपल सिखाई वो सामने। अब ये कौन सी वेव है, इस पे बात करेंगे अब दोस्तों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। ब्रॉडली वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है। अगर मेरे और इस इंसान के सामने, जो कि अभी दिख नहीं रहा, हाइपोथेटिकल इंसान सामने बैठा है, वो सुन रहा है कुछ, मेरे और इस इंसान के बीच में अगर मीडियम ना हो तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुन नहीं पाएगा। वैक्यूम होगा तो पार्टिकल्स होंगे नहीं, जो मैं बोलूंगा पार्टिकल्स एक दूसरे को वाइब्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है, तो वो कुछ सुन नहीं पाएगा वैक्यूम में, तभी तो साउंड ट्रैवल करती नहीं है। यानी मैकेनिकल वेव्स कौन सी होगी? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और किस तरह के मैकेनिकल वेव्स हैं? पहली ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये शायद मिस हो गया। हाँ, सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोस्तों ये कुछ रब हुआ, मैंने वापस ला दिए। और दूसरी कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। दे डोंट रिक्वायर मीडियम, दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और ये वेव्स दोस्तों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट डिटेल में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। फिलहाल के लिए आपको याद ये रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये कुल मिला के मैंने सम अप कर दिया कि वेव्स और उनकी टाइप्स क्या है। ये जो एग्जांपल्स है अब आपके सामने है। दोस्तों मुझे ये बताइए, एक इंसान या एक पर्सन यहां बैठा है, देयर इज अनदर पर्सन बी एंड दिस पर्सन इज थ्रोइंग अ स्टोन टुवर्ड्स दिस पर्सन बी। अब मुझे बताओ क्या वेव है या नहीं? हाँ, ये चीज हमें समझ आती है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि जब इस इंसान ने पत्थर थ्रो करा होगा, उस पत्थर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसफर हुई। बट साथ देखो पूरा पत्थर भी घूम के आगे चला गया, स्टोन भी तो आगे चला गया, मास का ट्रांसफर भी हो गया। बट मैंने अभी आपको बताया था कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है वेव में, यानी यहां पर किसी भी तरह की वेव नहीं है। बट जब सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरे इंसान तक वो सुनाई दे रहा है, तो क्या ये इंसान खुद उठ के वहां पहुंच गया? नहीं, सिर्फ पार्टिकल्स जो है वो डिस्टर्ब हुए, उन्होंने एनर्जी को ट्रांसफर किया, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बट मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये एक वेव है। और कौन सी वेव है? साउंड वेव।
आगे चलिए, तीसरा, पानी में जो हम पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर की वजह से जिस पोजीशन पे वो वाटर को स्ट्राइक करता है, होता क्या है, पानी डिस्टर्ब होता है, वहां भी वेव्स पैदा होती है, वाटर वेव्स, यू कैन से दैट। यानी आप मुझे बताओ, क्या पत्थर जिस पोजीशन पे पानी को थ्रो हुआ, पानी भी आगे चला गया क्या? वो जगह क्या खाली हो जाती है? ऐसा नहीं है। वाटर सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे उसके पार्टिकल्स जो है वो बार बार ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और उसके वजह से जो एडजेसेंट पार्टिकल्स है उनमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, और ये डिस्टर्बेंस बाहर जाती रहती है, इसी को वेव बोलते हैं। यानी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, बट वाटर का कंटेंट, वाटर के पार्टिकल्स जो है वो आगे नहीं जा रहे, एनर्जी जा रही है, मास नहीं जा रही, इसलिए ये भी एक वेव है। नेक्स्ट वन, रोप। एक लड़का खड़ा है, उसने इस रस्सी को हिलाया और ये रस्सी की जो जर्क है ये पूरा आगे तक गया, बट मुझे ये बताइए क्या रस्सी पूरी उठ के आगे तक चली गई? नहीं, यानी मास नहीं गया आगे, मास नहीं गया, बट एनर्जी जो है वो जरूर ट्रांसफर हुई, ये भी एक वेव है। अब ये वेव जो होती है, ये कौन सी वेव है दोस्तों, मैं बता दूं, दिस वन विल बी नोन एज द ट्रांसवर्स वेव। आगे दिखाएंगे आपको, आगे दिखाएंगे, तो एक बार नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर अभी आपने बोला कि कल एग्जाम में एक सवाल जो है देखने को मिला था, वो कौन सा सवाल था? दोस्तों, पहला सवाल एग्जाम में कल क्या आया था, वो ये कि भाई एक मीडियम से जब वेव गुजरती है, उस मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। अब मुझे खुद बताओ, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, और मेरे और दूसरे इंसान के दरमियान जो मीडियम है यानी कि हवा, उसमें पार्टिकल्स है। अगर पार्टिकल्स जो है, मैं कुछ बोलूं और वो आगे मूव ही ना करे, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी जो डिस्टर्बेंस है वो आगे जाएगी नहीं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई वहां पे जो मीडियम है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। मैं कुछ बोलूं और पार्टिकल जो है मूव कर पाए, इलास्टिसिटी हो उसमें। जैसे रबर बैंड होगा, अगर वो इलास्टिसिटी नहीं होगी उसमें, आप उसे खींचने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगा, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आगे सुनिए, यानी मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यस, मीडियम में लो रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, यानी रुकावट कम होनी चाहिए, क्योंकि रुकावट कम होगी तभी तो डिस्टर्बेंस आगे चल पाएगी। फिर मीडियम में इनर्शिया भी होना चाहिए। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो चल रहा है वो चलता रहेगा, जब तक कि कोई उसे या तो चलाए ना या तो रोके ना, रिस्पेक्टिवली। तो जरूर ये भी बात सही है, पहले पार्टिकल्स मेरे और इंसान के दरमियान रेस्ट पे थे, इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पे थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। अब मैंने जब कुछ बोला, डिस्टर्बेंस आई, वो पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनर्शिया भी होना चाहिए। यानी मीडियम शुड हैव थ्री प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज व्हाट? इनर्शिया। द सेकंड वन इज व्हाट? इलास्टिसिटी। द थर्ड वन इज व्हाट? लो रेजिस्टेंस। ये तीन प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए मीडियम में, तभी तो वेव या डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर पाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? और यही सवाल कल था कि अ मीडियम शुड हैव व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ए ऑप्शन में इलास्टिसिटी था, बी ऑप्शन में इनर्शिया था, थर्ड लो रेजिस्टेंस, और फोर्थ था ऑल ऑफ द अबव। तो किसको टिकर क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सवाल कल का है। आगे चलते हैं, मैं एक डेडिकेटेड सेशन जो है वो लेके आऊंगा एमसीक्यूज ऑन वेव्स के ऊपर, वो अलग से सेशन रहेगा, और ये सब लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिल रहे हैं, आप एंजॉय करिए बस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिटेल में समझते हैं ट्रांसवर्स वेव्स क्या है। दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यही मैंने भी आपको पहले सिखाया, यही मैंने आपको वाटर वेव्स में बताया। पार्टिकल्स वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी मैं यहां अगर बनाने की कोशिश करूं, तो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से भी बाहर और यहां से भी बाहर, तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। तो कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। यानी पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और डिस्टर्बेंस जो है वो बाहर की ओर जा रही है। पानी में ऐसा ही होता है। मैंने जो स्टोन को थ्रो किया था इस पोर्शन में, अब ये वाले पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इसके साथ जो पार्टिकल है वो भी हिलेगा, बट वो कम हिलेगा, और जो साथ पार्टिकल है वो भी हिलेगा, वो और कम हिलेगा। ऐसे करते करते डिस्टर्बेंस जो है वो कम होती रहती है। समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो रहा है? बट डिस्टर्बेंस तो चल रही है ना, दैट्स व्हाई ये एक वेव है। तो अगेन आई एम टेलिंग दैट, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव्स में डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव की प्रोपोगेशन के।
प्रोपोगेशन का मतलब क्या होगा? चलने के। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में ये वाली जो एग्जांपल आपको दी गई है रोप वाली, ये भी ट्रांसवर्स आप बोल सकते हो, हालांकि मैंने आपको पहले भी यहां पे एग्जांपल बताई थी, ये रोप वाली, ये आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक। दूसरा लिक्विड्स में अभी मैंने वाटर वाली जो एग्जांपल बोली आपको, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। और अगर आप इसे पूरा बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपके सामने किस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों ट्रांसवर्स वेव की जो शेप होती है वो ये है जो आपको सामने दिख रही है। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स है, देखिए क्या पॉइंट। फर्स्ट वन इज क्रेस्ट। देखो यहां जो पार्टिकल पड़ा हुआ था वो सबसे ज्यादा मूव किया और यहां पहुंच गया। ठीक है, बेसिकली पार्टिकल दिखाए नहीं जाते, एक पार्टिकल जो यहां पड़ा हो, सारी जगह पार्टिकल्स पड़े थे अपनी मीन पोजीशन पे, इसी को बोला जाता है क्या? मीन पोजीशन। इन अदर लैंग्वेज इट इज नोन एज व्हाट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां जो पार्टिकल पड़ा था ये सबसे ज्यादा मूव कर रहा है और यहां पहुंच गया है, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है कौन से डायरेक्शन में हुई है? ये हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो वाले पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में है, उन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? दोस्तों उन्हीं को बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट, दैट्स व्हाई क्रेस्ट आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन व्हाट डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। और इसी का उल्टा वो वाले पॉइंट्स, देखो कोई पार्टिकल यहां भी पड़ा होगा, ठीक है, उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो यहां तक आ गया, तो वो वाले पार्टिकल्स या वो वाले पॉइंट्स जिनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर है, उसको बोलेंगे क्या? ट्रफ। तो ट्रफ वो पॉइंट्स है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, बट किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोस्तों एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कुल मिला के एक वेव बनाते हैं। तो मैं आपको दोबारा से यहां बना के बता देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक क्रेस्ट, ये एक ट्रफ, ये कुल मिला के एक वेव बनाई। तो कितनी वेव्स यहां बनी आइए काउंट करते। क्रेस्ट ट्रफ 2 वेव्स होगी, क्रेस्ट ट्रफ 3 वेव होगी, तो टोटल 3 वेव्स यहां पर दिख रही है। ठीक, अब ये मत समझना ये पूरी ही एक वेव है, हां ठीक है पूरी ही एक वेव है, बट अगर डीपली देखना हमने कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स है, तो मैंने आपको बताया 1, 2 एंड 3। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्रेस्ट तो आपने बोला था ये वाला पॉइंट होता है सिर्फ, अब आप पूरे पोर्शन को बोल रहे हो क्रेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि क्रेस्ट के अलावा यहां कोई और चीज बोली नहीं जाती, इसीलिए अपवर्ड पोर्शन को पूरे को क्रेस्ट बोल सकते हो आप, और डाउनवर्ड पोर्शन को क्या बोल सकते हैं हम? ट्रफ। दोस्तों यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिल रही है, नोड्स। अब देखो नोड कहां पे है? ये वो पार्टिकल्स है जिनमें कोई वाइब्रेशन नहीं आई, क्योंकि यहां वाला पार्टिकल अपने ही जगह पे पड़ा हुआ है। बेसिकली हर जगह पार्टिकल थे ना, हर जगह पार्टिकल थे। ये पार्टिकल इधर पहुंच गया, ये वाला इधर पहुंच गया, ये वाला यहां, ये वाला इधर पहुंच गया, ये वाला यहां, बट ये वाला तो मूव करा ही नहीं। तो वो वाले पॉइंट्स जिनकी जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों? नोड्स। नोड्स, ये नोड 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 नोड। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वो वाले पॉइंट्स जिनकी जीरो डिस्प्लेसमेंट है उन्हें नोड्स बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ट्रांसवर्स वेव के बारे में सब जानकारी जो है अच्छे से मिल गई होगी। तो नोड की डेफिनेशन भी हम कहीं पे लिख देते हैं, नोड्स, NODES, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये वो पॉइंट्स है जिसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट। आइए दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो उसी तरह से होती है, सेम होती है जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो पार्टिकल वाइब्रेशन इक्वल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको दी थी, कौन सी? साउंड वेव। सुनना कैसे? मैं और वो इंसान सामने खड़ा हुआ है, ठीक, हाइपोथेटिकल इंसान है, समझ लो आप। मैं कुछ बोल रहा हूं, उसे कुछ सुनाई दे रहा है, यानी डिस्टर्बेंस ऐसे मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट? ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। और जब मैं कुछ बोला तो जो मेरे आगे पार्टिकल है माउथ के आगे वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, इसने हिट किया आगे वाले पार्टिकल को, उसने हिट किया आगे वाले पार्टिकल को, तो यानी पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस ऐसे है, डिस्टर्बेंस यानी वेव वो भी ऐसे चल रही थी, तो दोनों पैरेलल है, बीच में एंगल 0 डिग्री का आ गया, यानी ये कौन सी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और देखिए एग्जांपल,
अभी मैंने आपको कौन सी साउंड वेव बताई, तो ये आ गई साउंड वेव। पानी के अंदर, वाटर के अंदर भी साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है, तो लिक्विड्स में भी साउंड वेव आती है, गैस यानी हवा में भी साउंड वेव आ गई। सॉलिड की अगर बात करूं, स्प्रिंग, दोस्तों जो स्प्रिंग होता है, अगर आप उसे खींचने की कोशिश करो, कहीं पर वो पोर्शन उसका इकट्ठा हो जाता है, कहीं पर ढीला हो जाता है, यहां कहीं पे पार्टिकल्स पास पास है, कहीं पार्टिकल्स दूर दूर है, तो स्प्रिंग जो है उसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब समझने की बात यह है, जरूर ध्यान से समझिएगा, जब मैं कुछ बोल रहा हूं, पहले तो पार्टिकल सारे अपनी मीन पोजीशन पे थे, ठीक है। जब मैंने कुछ बोला, ये वाला पार्टिकल अगले पार्टिकल के करीब चला गया, यानी यहां पार्टिकल्स जो है, एक पार्टिकल तो नहीं होगा मेरे माउथ के आगे, 10-15 होंगे। 10-15 यहां पहले से पड़े थे, जब मैंने कुछ बोला, ये 10-15 पार्टिकल उन 15 के पास चले गए, यहां 30 हो गए, और यहां पे बहुत कम रह गए, 2 या 4। यानी यहां पर क्या है, पार्टिकल्स कम हो गए, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। जहां पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर, उसे बोलते हैं कंप्रेशन। वही चीज यहां दिखाने की कोशिश की है। देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में बहुत करीब आ गए, कंप्रेशन बोलेंगे इसे हम, और ये पार्टिकल्स आपस में दूर चले गए, इसे रेयरफेक्शन बोलेंगे। वापिस से कंप्रेशन, पार्टिकल्स करीब है, वापिस से रेयरफेक्शन, पार्टिकल्स दूर है। अरे इसी को आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो ना फिर। यानी कंप्रेशन क्या है, ये वो रीजन है जहां पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, पास पास, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। और रेयरफेक्शन क्या है, ये वो रीजन है जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, यानी कि रेयरफेक्शन। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आपके रिश्तेदार आपसे बड़े दूर होते हैं, ताने मारते हैं, बोलते हैं नौकरी नहीं लग रही, क्या करेगा, बेरोजगार है, सारे रिश्तेदार दूर दूर है, तो उसको मैं बोलूंगा रेयरफेक्शन, दूर दूर रहना। बट जैसे ही आपकी नौकरी लगती है, उस नौकरी के रिजल्ट वाले दिन सारे रिश्तेदार क्राउडेड टुगेदर टुवर्ड्स योर रूम, टुवर्ड्स योर हाउस, सारे घर पर आ जाते हैं, कंप्रेस्ड, तो मैं उसे बोलूंगा कंप्रेशन है। सिंपल लैंग्वेज में ये तो समझना पड़ेगा अब आपको। तो दोस्तों, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारा होता है कंप्लीट, और अब मैं आपको लेके चलता हूं एक पीडीएफ की ओर। कैसे बताया था सर ने, आई थिंक टूल्स में जाना है, नहीं टूल्स में नहीं था दोस्तों, नया नया ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, अब याद आया, इसको दबाना था, नो नो नो, पहले होम में जाना है, फिर इसको दबाना है, फिर एंड्रॉइड से हमें पीसी में आना है। हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा आपको। हमने वेव्स पढ़ी, हमने पढ़ी मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। 2 तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स मैंने पानी में पत्थर वाली वेव बताई थी, यानी वाटर वेव। लॉन्गिट्यूडनल मैंने साउंड वेव बताई। और अगर आपके मन में कोई डाउट क्रिएट हो जाए कभी भी, एग्जांपल मेरी याद रखना, जो मैंने आवाज वाली एग्जांपल दी थी, पार्टिकल्स इस तरह से मूव कर रहे थे पैरेलल यानी 0 डिग्री एंगल, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लॉन्ग, लेंथ वाइज। और ट्रांसवर्स कौन सी बोली थी, यहां पर एंगल कितने डिग्री रहता है, 90 डिग्री। यहां कितने डिग्री रहता है, 0 डिग्री या फिर 180। 180 क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 0 भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर 180 डिग्री भी बोल सकते हो। आगे चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी बोली, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीखेंगे हम। और स्पेक्ट्रम जो है, जितनी भी टाइप की उसमें वेव्स आती है, मैं नाम बता देता हूं आपको। लाइट वेव्स होती है, माइक्रो वेव्स होती है, यूवी वेव्स होती है, एक्सरेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, और रेडियो वेव्स होती है। बट ये कैसे याद रखना है, मैं आपको कल के लेक्चर में सिखाऊंगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगेन आइए क्विक रिवीजन देते हैं अभी जो हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में सीखा, क्योंकि एक सवाल तो मिलेगा आपको, हो सकता है पूछे एग्जामिनर, क्रेस्ट क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक वेव कितने क्रेस्ट और ट्रफ से बनता है, नोड्स क्या होती हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो एक बार रिवीजन दीजिए। ट्रांसवर्स वेव देखते साथ पता चलना चाहिए ट्रांसवर्स वेव है, जहां पर क्या होगा, जहां पर क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, नोड्स होंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें क्या है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जहां कंप्रेशन होगा, रेयरफेक्शन होगा। यहां पार्टिकल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री ट्रेवल करते हैं, यहां पार्टिकल पैरेलल यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यहां क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं, किसमें, ट्रांसवर्स वेव। दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ।
यहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं, किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन। फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स और लिक्विड्स की सरफेस पे फॉर्म होता है। जैसे रोप एक सॉलिड है, उसकी सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव बनी। जैसे कि लिक्विड वाटर, वहां पर भी मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव बताई। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये सॉलिड लिक्विड बट गैसेस में भी होता है। यहां पे मैंने एग्जांपल आपको गैस वाली कौन सी दी थी? साउंड वेव्स। आगे सुनिए, मे बी इलास्टिक वेव्स और नॉन इलास्टिक वेव्स। दीज आर ओनली इलास्टिक वेव्स। यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है, इलास्टिसिटी मतलब क्या हो गया कि इजिली ट्रांसफरेबल, पॉइंट समझ रहे हो? और ये नॉन इलास्टिक होते हैं, रीजन पता क्या? ये सिर्फ इलास्टिक होते हैं, रीजन पता क्या? अब रीजन यहां पर क्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है, वैक्यूम वाली बात। अब अभी तक चलो इसको मैं ईएम स्पेक्ट्रम में डिटेल में समझाऊंगा, बट आपको याद रखना है ट्रांसफर्स जो है वो इलास्टिक भी नॉन इलास्टिक भी हो सकती है, बट लॉन्गिट्यूडनल जो है वो सिर्फ इलास्टिक होती है। आगे सुनिए, डू नॉट क्रिएट प्रेशर डिफरेंस इन द मीडियम। यहां प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आता मीडियम में, बट यहां पे प्रेशर डिफरेंस आता है। अब वो कैसे? क्योंकि यहां पार्टिकल्स एक तरफ करीब आ जाते हैं कंप्रेशन, एक तरफ दूर चले जाते हैं रेयरफेक्शन, तो प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। बट यहां पार्टिकल्स करीब या दूर नहीं होते, अपने पोजीशन पे ऊपर या नीचे मूव करते हैं, पोजीशन नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं अगर तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो इसलिए यहां प्रेशर का डिफरेंस नहीं बनता। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेलिंग में समझाऊंगा, बड़े अच्छे से हम सीखेंगे। देयर इज ऑल्सो अ ट्रिक टू लर्न दिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी का लेक्चर हम रखते हैं दोस्तों इतना ही। एक बार वापस आ जाते हैं हम। हाँ, और चलिए दोस्तों, अब आपको इस पूरी लेक्चर को वापस से एक बार रिवाइज करना है और आपको बड़ी डिटेलिंग में हर एक चीज समझ आ जाएगी। दोस्तों एक लास्ट क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय वेव, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। मैं चाहता हूं इस लेक्चर के साथ आपको याद भी हो जाए, ठीक है? वेव मीडियम चाहिए भी हो सकता है, मैकेनिकल वेव्स के केस में नहीं भी चाहिए हो सकता, नॉन मैकेनिकल वेव के केस में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में। फिर मैंने बताया एनर्जी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है बट मैटर ट्रेवल नहीं करता। मैकेनिकल की ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताई, टाइप्स। आगे चलिए, यहां मैंने आपको बताया सिंपल ट्रांसवर्स 90 डिग्री, यहां लॉन्गिट्यूडनल वेव 0 डिग्री, यहां क्रेस्ट एंड ट्रफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट, लोएस्ट सबसे मैक्सिमम बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कौन सी है? ट्रफ। क्रेस्ट होती है अपवर्ड में, नोड 0 डिस्प्लेसमेंट। यहां मैंने आपको एक और बात बताई, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक वेव बनाएगा। यहां देखिए कंप्रेशन पार्टिकल्स का पास आना, रेयरफेक्शन पार्टिकल्स का दूर जाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बेहतरीन लगा होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस लेक्चर से क्या क्या चीज समझ आई है, और कोई डाउट रहेगा अगर तो जरूर कमेंट पे आप टाइप करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ईएम स्पेक्ट्रम और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो मैं कंप्लीट करूंगा। थर्ड लेक्चर जो होगा एमसीक्यूज लेकर आएंगे, अराउंड अगर 50 एमसीक्यूज भी बनते होंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर तो मैं वो लेकर आऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।